2014 के अंतर्गत देखा जाए हिस्ट्री से यूपीपीसीएस में तो बड़े संख्या में यहाँ से सवाल पूछा गया है। जैसे टोटल यहाँ से देखा जाए तो 31। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इन 12-13 सालों का अगर हम लोग कंपेरिजन करें, खासकर 2012 से लेके 2023 तक के बीच का, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर हो जाता है खासकर हिस्ट्री को लेके। 31 सवाल यहाँ से आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा पूछा गया है। चलिए बारी बारी से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा शिलालेख की तारीख क्या है? काफ़ी माइक्रो लेवल का प्रश्न है और इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 81 ईस्वी, 81 एडी यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, कनिष्क का संबंध हो जाएगा यहाँ पे कुषाणों से हो जाएगा, कुषाणों से यहाँ पे हो जाएगा। और कुषाणों के द्वारा माना जाता है कि जैसे कि बैक्टीरियन में ग्रंथ जहाँ से वे आए हुए थे, इसके अलावा ग्रीक लिपि में हो गया, साथ साथ ब्राह्मी या खरोष्टी लिपि में, इसी में देखेंगे तो प्राकृत भाषा को शामिल किया गया था। इन सारे ही भाषाओं में उन लोगों के द्वारा अलग अलग यहाँ पे ग्रंथ लिखाया गया था। लेकिन माना जाता है कि आगे चल के इन कुषाणों के ही नेतृत्व में खासकर देखेंगे जो ग्रीक भाषा है, चूँकि ये लोग भारत में आकर रच बस गया था पूरी तरीके से, तो ग्रीक भाषा का अब विलुप्तीकरण के रूप में आपको दिखाई देगा। ये लोग उतना प्रयोग यहाँ पे नहीं करेगा। जब कनिष्क प्रथम आएगा तो उसके सिक्कों में देखेंगे तो कुछ बैक्टीरियन भाषा वगैरह का यहाँ पे प्रयोग किया गया है और बैक्टीरियन भाषा का आपको प्रयोग थोड़ा बहुत मिल जाएगा, ग्रीक का भी यहाँ पे मिल जाएगा। कुल मिला के मेरा कहने के सेंस यही है कि देखिए, कुषाण लोग आया है पूरी तरीके से भारत में ही यहाँ पे रच बस गया है, भारतीय संस्कृति को यहाँ पे अपना लिया गया है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कनिष्क की, सबसे महान शासकों में एक गिना जाता है, क्योंकि कनिष्क के द्वारा यहाँ पे देखेंगे तो बौद्ध धर्म को न सिर्फ माना गया बल्कि इसका कह सकते हैं कि फैलाने में जैसे अशोक के द्वारा किया गया, वैसे इसके द्वारा भी फैलाने का प्रयास किया गया। महान संरक्षक के रूप में जाना जाता है। कनिष्क के द्वारा ही यहाँ पे 78 एडी में शक संवत चलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, शक संवत चलाया गया, जो कि आज वर्तमान जो भारत सरकार है इसी कैलेंडर को फॉलो भी करती है। आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, विक्रम संवत कब चलाया गया था। और इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी, खासकर देखा जाए तो इन उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों पे इन लोगों का पूरी तरीके से कंट्रोल हुआ रहा था, ठीक है। खासकर सिल्क रूट वगैरह में देखेंगे तो कुषाणों का यहाँ पे कंट्रोल हुआ करता था। तो इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी पुरुषपुर में, जो कि वर्तमान में देखेंगे तो पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? देखिए, उस समय काफ़ी बड़े मात्रा में मंगोलों के द्वारा अटैक किया जा रहा था, खासकर मुस्लिम साम्राज्य को तो पश्चिम एशिया हो गया या फिर मध्य एशिया के साइड देखेंगे तो नेस्ता नाबूद करने का प्रयास भी किया गया था। बड़े मात्रा में मंगोलों के द्वारा यहाँ पे मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया गया था। तो एक जो ब्रांचेस थी खासकर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों की तरफ देखेंगे, खैबर दर्रा हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, या फिर ठीक है कह सकते हैं कि वर्तमान में जो पाकिस्तान का जो ठीक है बाउंड्री लाइन है, खासकर जो अफ़गानिस्तान के साइड से है, तो रावी नदी, ध्यान रखिएगा, रावी नदी उस समय यहाँ पे सीमा बन गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में देखा जाए तो इसने 5 बार मंगोलों को इसने पराजित भी किया था और इसने एक किला बनवाया था, उस किले का नाम बार बार पूछा जाता है। 1304 ईस्वी के आसपास इसने सीरी का किला बनवाया था, सीरी का किला, और सीरी को राजधानी भी बनाया हुआ था। किलेबंदी करना जरूरी था क्योंकि मामला विदेशियों से था, मंगोलों से था, जो कि हर हाल में इसकी ठीक है रक्षा करना था। तो सीरी की किला ठीक है पूरी तरीके से इसकी यहाँ पे किलेबंदी कराई गई थी। नेक्स्ट है, किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता था? देखिए, महबूब इलाही जो कहा जाता है, ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है, शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। जैसे कि हजरत निजामुद्दीन हो गया, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि महबूब इलाही, दोनों को ही यहाँ पे एक संबोधन के रूप में कह सकते हैं। भगवान के जो प्रिय होते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है। तो महबूब इलाही मतलब सिंपल सा मतलब है जो भगवान का प्रिय है। कौन है? जैसे कि शेख निजामुद्दीन औलिया या फिर हजरत निजामुद्दीन हो जाएगा, दोनों का नाम है। अधिकांश जो चिश्ती आप ठीक है सिलसिला में देखेंगे, जो भी सूफी संत लोग थे, वे लोग ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए प्रेम हो गया, संगीत हो गया,
बिना किसी बिचौलिए के, होता है ना यहाँ पे डायरेक्ट मतलब कनेक्ट करना अपने आप को ईश्वर से, उसी प्रक्रिया को ये लोग अपनाते थे और बार बार पूरे समाज में यही मैसेज देने का प्रयास करते थे कि ईश्वर के प्रेम में मानवता का प्रेम पूरी तरीके से निहित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे? देखिए, इनके गुरु का जो नाम था ख्वाजा उस्मान हारूनी। ख्वाजा उस्मान हारूनी के ही शिष्य हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के समय कह रहा है कि बंगाल के उपराज्यपाल यहाँ पे कौन थे? देखिए, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सर एंड्रयू फ्रेजर। अब यहाँ पे इतिहासकारों में भी बहुत अधिक कंट्रोवर्सी है कि बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा किया गया या फिर सर एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा किया गया, क्योंकि उस समय टाइम पीरियड देखा जाए सर एंड्रयू फ्रेजर का यहाँ पे, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1903 से लेके 1908 तक। ये बंगाल का उपराज्यपाल बन के रहेगा। और आपको पता है कि बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में कर्जन के समय। तो बहुत सारे इतिहासकार सर एंड्रयू फ्रेजर को ही बंगाल विभाजन का सबसे मूल कारण मानते हैं। किसी के द्वारा प्रशासनिक गतिविधियों को हो सकता है कि लागू करने के लिए बंगाल विभाजन इसी ने किया हो। हालांकि बहुत सारे जो एविडेंसेज है, जैसे कि कर्जन और सर एंड्रयू फ्रेजर के बीच देखेंगे तो बहुत सारी जो टेलीग्राम हुआ है या फिर जो भी ठीक डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, चिट्ठी पत्री वगैरह, उसमें पता चलता है कि दोनों में बहुत सारी गतिविधियों को लेके, शासन प्रशासन संबंधी चीज़ों को लेके यहाँ पे चिट्ठी लिखा जाता था। तो हो सकता है कि कर्जन ने तो लागू जरूर किया हो बंगाल विभाजन को लेके, लेकिन उसके पीछे जो होता है ना मास्टर जो माइंड होगा, सर एंड्रयू फ्रेजर का ही होगा। आगे चल के देखेंगे तो बंगाल का जब विभाजन हो गया तो पश्चिमी बंगाल साइड, जहाँ पे पश्चिम बंगाल या फिर कह सकते हैं कि वर्तमान में जो भी उड़ीसा बिहार का क्षेत्र था, वहाँ पे इसको राज्यपाल बनाया गया था। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किसके साथ जुड़े हुए थे? किस आंदोलन के साथ? तो देखिए, जुड़े हुए थे यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन के साथ। ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के साथ ये जुड़े हुए थे। और स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ देखेंगे तो बहिष्कार आंदोलन भी पूरी तरीके से यहाँ पे शुरू हो गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वदेशी आंदोलन के साथ बहिष्कार आंदोलन, जिसमें स्वदेशी चीज़ों को बल देना था और विदेशी वस्तुओं का पूरी तरीके से बहिष्कार करना ही करना था। जैसे कि बहिष्कार आंदोलन में देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक इस चीज़ को लेकर काफ़ी एक्टिव थे। बीजी तिलक काफ़ी फेमस नाम है। ठीक है, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा कितने समय में पूरा किया गया था? देखिए, अमूमन 7 वर्ष माना जाता है और इसका टाइम पीरियड है लगभग देखेंगे तो 1589 से लेके, अब 7 साल इसमें ऐड कर लीजिए, लगभग 1589 से लेके 96 तक, 1596 के बीच। और ये वही समय है जब अकबर पूरी तरीके से पीक में होता है। इतना बड़ा साम्राज्य उत्तर भारत में राजनीतिक जो स्थिरता पूरी तरीके से कायम हो चुकी थी। तो कुल मिला के देखा जाए तो अबुल फजल के द्वारा जो अकबरनामा में लिखा गया है, अकबर से संबंधित चीज़ों को ही बड़े रूप में यहाँ पे शामिल किया गया है। आगे चल के देखेंगे तो 1601 ईस्वी तक इस बुक का कंपाइलेशन किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेज वगैरह किया जाएगा। और इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें देखेंगे बड़े मात्रा में यहाँ पे चित्र, अभिलेखीय चित्रों का प्रयोग किया गया है। जो भी ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रयोग किया गया है एज ए एविडेंस के रूप में। तो इसीलिए काफ़ी एक ऑथेंटिक बुक हो जाता है, खासकर अकबर को जानने के लिए, मुगल साम्राज्य को जानने के लिए। अकबरनामा आपको ध्यान रखना है, इसके जो 3 पार्ट है। जैसे कि पहला पार्ट में अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको जनरली अकबर के पूर्वजों से संबंधित, अब पूर्वज कौन हो जाएगा, बाबर, हुमायूं, सबके बारे में बताया गया है। दूसरे पार्ट में देखेंगे यहाँ पे तो अकबर कार के, अकबर से संबंधित जो भी यहाँ पे जो भी घटनाक्रम है, कौन कौन युद्ध लड़ा, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, ठीक है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। तीसरा जो चीज़ है अकबर के विशेषकर प्रशासन हो गया, सेना हो गया, उसका गृहस्थ लाइफ हो गया, रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, इन सारे चीज़ों को बखूबी इसमें यहाँ पे दर्शाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ है, देखिए कि अकबरनामा जैसा ही एक और नाम है बाबरनामा। तो बाबरनामा भी देखेंगे तो अभिलेखीय चित्र, ठीक है, बड़े मात्रा में चित्र वगैरह का बड़े मात्रा में आपको प्रयोग होता हुआ दिखाई देगा।
सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार बिना बंधुआ मजदूरी किसने किया हुआ था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुदर्शन झील। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे शक जो शासक था रुद्रदमन प्रथम। लेकिन चलिए मैं यहाँ पर सुदर्शन झील का पूरा पूरा बताता हूँ, ठीक है, किसके द्वारा निर्माण कराया गया और कब तक इसका रिपेयरिंग कराते रहा गया, ठीक है। देखिए सुदर्शन झील की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर्वप्रथम तो ये आपको ध्यान रखना है गुजरात के, ठीक है, गिरनार में स्थित है। गुजरात के गिरनार में स्थित है सुदर्शन झील। इसका जो निर्माण कराया गया था, चूंकि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार उत्तर भारत में यहाँ पे हो चुका था, तो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का ही कह सकते हैं कि जो गवर्नर था जिसका नाम था, ठीक है, पुष्य गुप्त। ध्यान रखिए गुप्त लगाया तो ये नहीं समझिएगा कि गुप्त वंश का, ठीक है, पुष्य गुप्त यही माना जाता है कि ये उस क्षेत्र का, ठीक है, राज्यपाल था। तो पुष्य गुप्त के द्वारा ही यहाँ पे इसका निर्माण कराया गया था। क्योंकि जो भी यहाँ पे सिंचाई हो गया, जल आपूर्ति हो गया, ठीक है, इन सारे चीज़ों को यहाँ पे इसी सुदर्शन झील के माध्यम से आम जनों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था। आगे चल के देखेंगे यहाँ पे जब अशोक आएगा, सम्राट अशोक, तो सम्राट अशोक का, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे उसने महामात्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था, तो उसमें एक महामात्य का नाम है जिसका नाम है तुषास्प। तुषास्प के द्वारा इस झील को पुनः यहाँ पे जीर्णोद्धार कराया गया था, ठीक है, मरम्मत कराया था। काफ़ी लंबे समय तक चला, माना जाता है कि 4 वर्ष तक इतने अच्छे तरीके से इसने मरम्मत कराया हुआ था कि ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आगे चल के देखेंगे तो इन सारे क्षेत्रों पे शकों का कंट्रोल होगा गुजरात के क्षेत्रों की तरफ। और फिर से यहाँ पे जो शासक आएगा जैसे रुद्रदमन प्रथम के द्वारा इस झील का यहाँ पे पूरी तरीके से बिना बंधुआ मजदूरी के, देख रहे हैं ना यहाँ पे इसका रिपेयरिंग करवाया जाएगा, मरम्मत कराया जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न बार बार बनता है। लेकिन एक और यहाँ पे गुप्त वंश के दौरान यहाँ पे देखेंगे लगभग 415 ईस्वी के आसपास, जब गुप्त काल में, ठीक है, अयोग्य शासकों की धीरे धीरे कमी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य ऐसे कुछ शासक हैं। आगे चल के एक शासक आएगा यहाँ पे स्कंदगुप्त, जिसके समय हुड़ो वगैरह का आक्रमण होगा, लेकिन स्कंदगुप्त भी ठीक ठाक था, हुड़ो को मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो स्कंदगुप्त के समय भी इसका जो गवर्नर था जिसका नाम था परामता परामता के द्वारा इस झील का यहाँ पे रिपेयरिंग करवाया गया था, मरम्मत इसका कराया गया था। तो 4 शासक हैं, 4 जो भी गवर्नर हैं, खासकर देखा जाए तो 3 ही गवर्नर हैं रुद्रदमन को छोड़ दिया जाए तो नाम आपको ध्यान में रख के चलना है, कहीं से भी प्रश्न बनाता ही बनाता है इस सुदर्शन झील को लेके। दस्तर बंधन किसे कहा जाता था? देखिए दस्तर जो बंधन जो कहा जाता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है उलेमा। और उलेमा किसे कहा जाता था? देखिए विद्वानों को ही कहा जाता था। और ये विद्वान का मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए हर चीज़ का कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे कि ये जो उलेमा जो लोग थे, इस्लामी पवित्र कानून आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा यहाँ पे, ठीक है, जो शरीयत है यहाँ पे, तो उसकी पूरी की पूरी इनको यहाँ पे जानकारी होती थी, उसके विशेषज्ञ के रूप में होते थे यही उलेमा लोग। सल्तनत काल में ही यहाँ पे देखेंगे तो इन उलेमाओं को चूँकि अच्छा अच्छा पद भी दिया जाता था, जैसे कि धार्मिक पद, धर्म से संबंधित, न्यायिक पद, जो पूरा पूरा धर्म से संचालित होता ही होता था। तो बहुत सारे उलेमा जब यहाँ पे इकट्ठा होते थे, उलेमा इकट्ठा होते थे, तो इनके पूरे पूरे ग्रुप को ही यहाँ पे दस्तर बंधन के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब ने साहिबात उज जमाने की उपाधि किसे प्रदान की हुई थी? देखिए ये जो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जहां आरा, ठीक है। जहां आरा और रोशन आरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दोनों को दोनों यहाँ पे शाहजहाँ की पुत्रियाँ थी। शाहजहाँ की पुत्रियाँ थी। हालांकि बहुत अधिक कंट्रोवर्सी है खासकर जहां आरा रोशन आरा को लेके, लेकिन हमें यहाँ पे अपना एग्जाम, ठीक है, जो भी ऑफिशियल आंसर की है उससे मैच करके हमको सही करना है। तो देखिए शाहजहाँ के दोनों जहाँ आरा और रोशन आरा, ठीक है, पुत्री थी, बेटी थी उसकी। और इस हिसाब से देखा जाए तो औरंगजेब की क्या हुई? बहन हुई। जहानारा की हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो औरंगजेब की बड़ी बहन थी, और औरंगजेब ने ही यहाँ पे इसको साहिबात उज जमाने की यहाँ पे उपाधि दी हुई थी। वही अगर हम लोग बात करते हैं रोशन आरा को, तो रोशन आरा का भी एक नाम है, ठीक है, जो बुलाया जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक नाम है इसका मलिका है मौसिकी, मलिकाए मौसिकी। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, मलिकाए मौसिकी दे देगा। किसको बोला जाता है? तो रोशन आरा को।
महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिसका नाम है शौकत अली। ध्यान रखिएगा, शौकत अली। शौकत अली के द्वारा ही यहाँ पे महात्मा गांधी के साथ तिलक की अर्थी उठाई थी, मतलब तिलक की अर्थी यहाँ पे उठाई गई थी। शौकत अली, आपको ध्यान होगा जब खिलाफत आंदोलन यहाँ पे चल रहा था, तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में ये शौकत अली मौजूद थे, खिलाफत आंदोलन के नेता के रूप में। इनके भाई का नाम काफ़ी फेमस है, इनका भाई का नाम है, ठीक है, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, तो नाम तो पता ही होगा आपको, मोहम्मद अली जौहर भी बोला जाता है। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों के दोनों भाई हैं। मोहम्मद अली अगर देखा जाए यहाँ पे तो उर्दू साप्ताहिक पत्रिका इन्हीं के द्वारा निकाली गई थी। उर्दू साप्ताहिक पत्रिका 1911 ईस्वी में, ठीक है। उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का जो नाम था हमदर्द, हमदर्द, इसी को अंग्रेजी में कॉमरेड बोला जाता था। कॉमरेड बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, निकाला गया था, तो मोहम्मद अली के द्वारा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? देखिए, इंडियन ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसकी स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, लेकिन इसके जो प्रथम संपादक थे मनसुख लाल, ठीक है, मनसुख लाल नजर। देखेंगे तो 1904 में, इस 1904 में इसका जो ऑफिस था, ठीक है, डरबन के निकट स्थानांतरित कर दिया गया था। डरबन के निकट, नाम तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को, फिनिक्स की फौज, ठीक है, फिनिक्स में, डरबन के निकट यहाँ पे फिनिक्स में यहाँ पे स्थापित किया गया था। और इसमें देखेंगे जो गांधी के द्वारा स्थापना की ही गई थी, तो गांधी बहुत सारी बातों को अपने इसी पत्रिका के माध्यम से यहाँ पे रख देते हैं। जैसे कि गांधी जी के द्वारा माना जाता है कि 17 जनवरी, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 17 जनवरी 1906 को इंडियन ओपिनियन में एक लंबा और मार्मिक शोक संदेश यहाँ पे लिखा हुआ था। 1905 में देखेंगे तो बंगाल विभाजन होगा, 1906 में शोक संदेश यहाँ पे होगा। इसके अलावा गांधी जी ने इसमें गिरमिटिया मजदूरों की बात को उठाया था। गिरमिटिया, ठीक है, जो भी उनकी खराब स्थिति होती थी। गिरमिटिया मजदूर देखेंगे तो वैसे मजदूर थे जो अंग्रेजों के द्वारा समुद्र पार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जैसे मॉरिशस है, समुद्र पार, ठीक है ना, छोटे छोटे आइसलैंड है, सस्ते मजदूर के रूप में उनको ले जाया जाता था। लेकिन कई बार कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता था तो वे मजदूर थे वापस नहीं आते थे। खासकर भारत में देखेंगे तो बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, वे वहीं रच बस जाते थे। और यही है ना, समय का देखिए चहिया कहिए, चक्र कहिए। आज मॉरिशस में देखेंगे, मॉरिशस में तो माना जाता है कि लगभग 80% लोग बिहार के हैं। तो कहीं न कहीं देखेंगे वे लोग उसी समय रच बस गए, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई। मॉरिशस देखा जाए तो आज एचडीआई में काफ़ी अपना अच्छा खासा स्थान रखता ही रहता है। तो समय सबका बदलता है, वक्त सबका बदलता है। दादा भाई नौरोजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना है एग्जाम में पूछ क्या रहा है। जैसे पहला स्टेटमेंट है, वह एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल करेक्ट है। उन्हें 1892 में ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुना गया था। जो उच्च सदन था यहाँ पे, ठीक है, वहाँ से चुना गया था इनको। उन्होंने गुजराती पत्रिका रस्त गुफ्तार की यहाँ पे शुरुआत की थी, अभी बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। 4 बार नहीं, उनके द्वारा 3 बार किया गया था, ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। एक तो यहाँ पे जस्ट हो जाएगा 1886 में, उसके बाद से 1893 में, और उसके बाद हो जाएगा, ठीक है, 1906 में। तीनों नाम आपको ध्यान में रखना ही रखना है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, जैसे कि वयोवृद्ध वगैरह तो उनको बोला ही जाता है, उनकी जो भी पॉवर्टी ऑफ, ठीक है, और जो भी बुक्स वगैरह है वो तो ध्यान रखना है, पॉवर्टी ऑफ, ठीक है, ब्रिटिश, तो आपको ध्यान में रख के चलना है। मैं जो बातें बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए उनके द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की गई थी। और यहीं से इनके द्वारा यहाँ पे भारतीय अधिकारों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी, क्योंकि अधिकतर समय इनका वहाँ पे भी बीतता था, ब्रिटेन में भी। तो इनको लगता था कि भाई यहाँ पे कितने लोग अच्छे हैं, पूरा लॉ एंड ऑर्डर को
मेंटेन करके चलाया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन यही लोग या फिर इनके ही लोग भारत में पूरी तरीके से देखा जाए तो औपनिवेशिक नीतियों से ही भारत को परिचालित कर रहे हैं। तो इनको यही था कि समय के साथ धीरे धीरे सब चेंजेज हो जाएगा, लेकिन शायद दादा भाई नौरोजी कुछ मामलों में ठीक है गलत साबित हो रहे थे। लेकिन ध्यान रखिएगा ठीक है, उनकी ही उन्हीं के द्वारा धन बहिर्गमन को भी सिद्धांत यहाँ पे दिया गया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया हुआ था? देखिए अंतिम बार जो भाग लिया गया था 1919 में, अमृतसर अधिवेशन था 1919 में। और ये कांग्रेस का 34वां अधिवेशन यहाँ पे था, जिसकी अध्यक्षता की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और मोतीलाल नेहरू ने, चूँकि ये अधिवेशन ही किया गया था जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान लोग मारे गए थे, ठीक है, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए। और मोतीलाल नेहरू ने तो फिर इस नरसंहार को कड़ी शब्दों में यहाँ पे निंदा भी की थी। महात्मा गांधी ने अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा हुआ था? देखिए ये जो पुस्तक है काफ़ी फेमस पुस्तक है, हिंद स्वराज। पुस्तक से आजकल काफ़ी प्रचलन बढ़ रहा है कि बुक के अंदर से कुछ न कुछ यहाँ पे पूछ लिया जाए, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना होगा। तो महात्मा गांधी ने अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा हुआ था? देखिए ये जो पुस्तक है हिंद स्वराज है, और ये जब गांधी 1908 में जहाज से ठीक है रवाना हुए भारत के लिए, भारत जाएंगे ठीक है, लेकिन उसके पहले साउथ अफ्रीका आना होगा। तो काफ़ी लंबी जर्नी होती है जहाज़ से उस समय, ठीक है, कोई एरोप्लेन की फैसिलिटी तो थी नहीं फटाफट पहुंच जाए, तो आराम से टाइम मिलता ही मिलता था। तो इसी हिंद स्वराज में गांधी ने कई सारी बातों को उठाया, जैसे कि एक तो यही है ब्रिटिश संसद को जो इनके द्वारा यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा देखेंगे तो साधन साध्य की पवित्रता पे बल देना, ठीक है, अधिकार एवं कर्तव्यों के बीच को यहाँ पे बताना, धार्मिक समुदाय के बीच किस प्रकार से संबंध बनाए रखा जाए। इसके अलावा नेशनलिटी को लेके, एजुकेशन को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, ऐसे तमाम सारे बिंदुओं पे इस हिंद स्वराज पे डिटेल्स गांधी के द्वारा यहाँ पे चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य किसे सौंपा गया था? देखिए कांग्रेस जांच समिति का जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला गया था महात्मा गांधी को यहाँ पे बोला गया था। लेकिन 14 अक्टूबर 1919 को देखेंगे भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के गठन की यहाँ पे घोषणा की थी, जिसकी अध्यक्षता की गई थी हंटर के द्वारा। अध्यक्षता की गई थी हंटर के द्वारा। पूरा नाम था लॉर्ड विलियम हंटर, और इसीलिए इसको हंटर कमीशन के भी नाम से भी जाना जाता था। इसमें ध्यान रखिएगा इसमें भारतीय सदस्य भी थे, भारतीय सदस्य थे। हालांकि इस हंटर जो कमेटी थी बहुत ही नकारात्मक रिपोर्ट एक तरीके से पेश किया, जो कि भारतीयों को कहीं न कहीं यहाँ पे असंतुष्ट करने का भी कार्य किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एस.बी. बोस इंडियन स्ट्रगल बिल्कुल करेक्ट है। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया भी बिल्कुल करेक्ट है। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद यह फ्रैंक मोरेस के द्वारा इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। ये देखिए फ्रैंक मोरेस के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि इसको लिखा गया यहाँ पे दुर्गा दास के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। इसमें अंग्रेजों के अधीन भारत के संक्षिप्त इतिहास को दुर्गादास के द्वारा बखूबी वर्णन किया गया है। बीजी तिलक की सजा के बाद से निम्नलिखित में से किसने दया की याचना की और कहा कि तिलक में मेरी रुचि एक संस्कृत विद्वान की है? देखिए काफ़ी फेमस नाम है, जर्मन कह सकते हैं कि फिलोसफर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, मैक्स मुलर। देखिए अपने आप में कितना बड़ा नाम है मैक्स मुलर, और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का संदर्भ बोला जा रहा है कि तिलक में मेरी रुचि एक संस्कृत विद्वान की। अपने आप में ये तिलक की जो विचारधारा थी, देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना प्रभावित है, मैक्स मुलर भी कितना प्रभावित है। मैक्स मुलर देखिए यहाँ पे ठीक है जर्मन विद्वान था, लेकिन अधिकतर समय यह ब्रिटेन में ही रहा था, और वहीं से वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी बन के भारत में आया हुआ था। तो जब भारत आया तो उसको ठीक है ऑलरेडी वेस्टर्न जो भी
और फिलोसफी था, वेस्टर्न एजुकेशन से तो भली भांति परिचित था ही। भारत आया तो भारतीय चीज़ों को भी उसने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा, ठीक है, समझा। तो उसकी जो भी आइडियोलॉजी थी एक तरीके से और मैच्योर होती चली गई, डाइवर्सिटी मूलक होती चली गई, इसीलिए तो ये बातें बोल रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का उच्चारण किया गया था। देखिए, स्वराज शब्द का जो पहली बार उच्चारण किया गया था, ध्यान रखिएगा, वो था यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, आपको ध्यान होगा, कलकत्ता अधिवेशन जिसकी कह सकते हैं कि 1906 में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही की गई थी 1886 में, 1893 में, उसके बाद से 1906 में। इसी अधिवेशन में देखेंगे तो स्वराज, स्वराज हो गया। स्वराज के साथ साथ देखेंगे यहाँ पे बहिष्कार आंदोलन हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा पर चर्चा किया गया था। एक और चीज़ यहाँ पे पूछ लेता है, स्वदेशी आंदोलन की कब यहाँ पे की गई थी चर्चा। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन को 1905 में जो बनारस अधिवेशन था, बनारस अधिवेशन था, ठीक है, इसके माध्यम से यहाँ पे किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और निम्नलिखित कूटों से घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम ज्ञात कीजिए। अरेंज करना है, और यहाँ पे मैं जितना भी देख पा रहा हूँ, देखिए बहुत नज़दीकी मामला है। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक का जो निधन हुआ था 1920 में, रॉलेट विधेयक को एक अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। देखिए, ये जो पारित किया गया था ना 1919 में किया था, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ है। तो पारित किया गया है देखिए मार्च 1919 में, और जालियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा है अप्रैल 1919 में, अप्रैल 1919 में। और इसी हत्याकांड का एक तरीके से मतलब होता है ना, सहानुभूति प्रकट करने के लिए, जितने लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होगा, ठीक है। तो 1919 में ही होगा, लेकिन डेफिनेटली ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद होगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2 3 4 1। करेक्ट उत्तर यहाँ पे है ए। यहाँ पे कहा है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने फांसी की पूर्व संध्या पर दिए गए दूध को पीने से इनकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। देखिए, महान क्रांतिकारी जो थे यहाँ पे, ठीक है, ये बोला गया है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यहाँ पे बोला गया है। इनको यहाँ पे 1918 का जो मैनपुरी साजिश था, इसके अलावा 1925 का काकोरी षड्यंत्र को लेकर यहाँ पे फांसी की सज़ा यहाँ पे सुनाई गई थी। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कारों के रूप में यहाँ पे लिया हुआ था। देखिए, ये जो लिया गया था एलन कैम्पबेल जॉनसन के द्वारा, एलन कैम्पबेल जॉनसन के द्वारा। और आपको ध्यान होगा जो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था मार्च 1931 में, मार्च 1931 में, और इस समझौते का निष्कर्ष ये निकला था कि गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, मैंने कांग्रेस भाग लेगी। तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे यही था। तो इसी को यहाँ पे देखा जाए तो गांधी इरविन समझौते महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार के रूप में यहाँ पे लिया हुआ था एलन कैम्पबेल जॉनसन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मूल उद्देश्य था कि किसी तरीके से कांग्रेस को क्या किया जाए, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में यहाँ पे, ठीक है, भाग लेने के लिए यहाँ पे मतलब एक तरीके से मोटिवेट किया जाए, आमंत्रित किया जाए। एक और नाम है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बीजी हॉर्निमैन। बीजी हॉर्निमैन देखिएगा तो ये एक एडिटर थे भारतीय समाचार पत्रकों के, भारतीय जो भी समाचार पत्र थे उसके एडिटर के रूप में कार्य कर रहे थे, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं, नंबर 1 है विनोबा भावे का संबंध हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह से। आपको याद होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, जैसे कि जहाँ तक मुझे ध्यान है 1940 में लगभग अक्टूबर के महीने में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को ही चुना हुआ था। दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना हुआ था। तीसरे सत्याग्रही के रूप में आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, बहुत आसान हमें किसको चुना हुआ था। तो बस ध्यान रखना है। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब क्या है कि जैसे गांधी तो अकेले थे, और अकेले व्यक्ति हर जगह कहीं से भी जाके लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, नियंत्रित नहीं कर सकता है। जो भी आंदोलन की या फिर गांधीवादी प्रक्रिया की जो विचारधाराएं थी, लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था।
तो इसके लिए देखेंगे तो बड़े लेवल पे इनको यहाँ पे चुना गया था। उसके बाद है यहाँ पे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। सॉरी। इनका संबंध हो जाएगा होम लीग आंदोलन से, अरोड़ा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन, और सरोजनी नायडू हो जाएगा धरसाना रोड। ए का वन, बी का सॉरी ए का टू, बी का वन, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन की थी? तो ये है, देखिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। तो काकोरी कांड जो यहाँ पे हुआ था, वहीं जो काकोरी स्टेशन में कह सकते हैं, ठीक है, लखनऊ के आसपास जो करौरी जो शहर है उसी के आसपास, उसमें जो भी लोगों को पकड़ा गया था, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और भी कई लोग थे, तो इनके बचाव के लिए यहाँ पे देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के ही द्वारा यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत को यहाँ पे चुना गया था कि जाइए और इनका यहाँ पे क्या करिए, प्रतिनिधित्व करिए। काफ़ी फेमस नाम है गोविंद वल्लभ पंत के बारे में। और भी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न बन सकता है यहाँ पे। काफ़ी ये भी स्वतंत्रता सेनानी, प्रमुख प्रशासक के रूप में ये भी मौजूद रहे हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत तक को एक बेहतरीन आकार देने में इनके द्वारा रोल प्ले किया ही किया गया है। जैसे कि बात करें हम लोग सॉरी 1955 से 1961 के बीच ये भारत के गृह मंत्री के रूप में इनके द्वारा यहाँ पे कार्य किया गया था। और पहला जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यही है। आगे चल के इनके इन्हीं कार्यों की वजह से देखेंगे तो 1957 में इनको यहाँ पे भारत रत्न भी दिया जाएगा, भारत रत्न। पुस्तक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत फेमस नाम है, इसको लिखा गया है रफ़ीक ज़करिया। रफ़ीक ज़करिया ने इस पुस्तक में यह बताने की कोशिश की, खासकर मोहम्मद अली जिन्ना को लेके, कि देखिए जो मोहम्मद अली जो जिन्ना था, शुरुआती तौर पे देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के आधार पे चलने वाला नेता था, इतनी शानदार विचारधारा थी। लेकिन आगे चल के देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में बहुत बड़ा चेंजेज आएगा और धीरे धीरे ये सांप्रदायिकता की तरफ उन्मुख होंगे, सांप्रदायिकता की तरफ, जिसका एक सबसे बड़ा जो परिणाम निकल के आएगा द्विराष्ट्र, भारत और पाकिस्तान का, ठीक है, पूरी तरीके से विभाजन। और ये भी बताते हैं कि कैसे अब सांप्रदायिकता के आधार पे एक नया देश का यहाँ पे निर्माण हुआ, और उस नया देश के जो निर्माणकर्ता के रूप में एक सांप्रदायिक नेता, जो कि पहले कभी न कभी ठीक एक संस्कृत नेता के रूप में मौजूद थे, मोहम्मद अली जिन्ना, कैसे वे यहाँ पे, ठीक है, उभर के आए। तो पूरा पूरा डिटेलिंग यहाँ पे किया गया है कि किस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप को धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर माना हुआ था? इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा एसबी बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। देखिए बहुत ये मैंने जिस तरीके का मूवमेंट था 1931 का, जो कराची जो अधिवेशन था, ठीक इस कराची अधिवेशन के 6 दिन पहले ही अंग्रेजों ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को यहाँ पे फांसी दी हुई थी, आपको पता ही है। और 26 से लेकर देखेंगे 31 मार्च 1931 को कराची में ही आयोजित किया गया था, खासकर गांधी इरविन समझौते का समर्थन करने के लिए। 26 से 31 मार्च 1931 के बीच यहाँ पे कांग्रेस का एक विशेष सत्र था। जब इस सत्र में गांधी गए तो पूरी तरीके से वहाँ के लोगों के द्वारा काला झंडा दिखाया गया, विद्रोह मैंने विरोध भी किया गया, खासकर पंजाब का जो नौजवान सभा था जिसके संस्थापक भगत सिंह थे। उसी समय गांधी ने बोला भी था, ठीक है, कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो इसी संदर्भ में यहाँ पे देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यहाँ पे महात्मा गांधी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का यहाँ पे शिखर माना हुआ था। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस कमेटी की बैठक में विभाजन पर एक प्रस्ताव को सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद का समर्पण के रूप में पारित किया हुआ था? किसके द्वारा पारित किया गया था? ये किया गया था, देखेंगे यहाँ पे डॉक्टर किचलू के द्वारा। ये वही डॉक्टर किचलू है, यहाँ पे डॉक्टर सैफुद्दीन जो किचलू थे, जो कि रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे जेल में डाला गया था। और इन्हीं का एक तरीके से देखा जाए तो सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग
जो, ठीक है, इकट्ठा हुए थे, जिस पर गोलियां चलाई गई थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए। पूरी तरीके से भी किचलू भी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, और रोलेक्ट एक्ट का इनके द्वारा काफ़ी बड़े मात्रा में विरोध किया गया था। किचलू को भी यहाँ पे जामिया इस्लामिया, जो वर्तमान में यूनिवर्सिटी है, उसके स्थापना में इनके द्वारा भी प्रमुख रोल प्ले किया गया था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे देखेंगे भगत सिंह के बारे में लिखा है भारतीय समाजशास्त्री, ये तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय समाजशास्त्री की यहाँ पे बात करते हैं तो ये है यहाँ पे श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, क्योंकि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ही होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस, इसके अलावा लंदन में भारतीय समाजशास्त्री की यहाँ पे स्थापना की गई थी, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना यहाँ पे काफ़ी है। निम्नलिखित में से किसने 1947 में नई दिल्ली में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया हुआ था? तो देखिए, विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इतने सारे, मतलब होता है ना, मनाने के भी हद होती है मोहम्मद अली जिन्ना को, जब फाइनली यहाँ पे नहीं माना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यहाँ पे पूरी तरीके से श्योर हो चुके थे कि अब एक तो हो नहीं रहा, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब हमें, ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत को यहाँ पे मानना ही होगा, और वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे पूरी तरीके से समर्थन किया हुआ था। तो बस ध्यान रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को शाही स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? देखिए, शाही स्वीकृति जो प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को हुई थी। और आपको ध्यान होगा कि 1945 में जब चुनाव हुआ तो ब्रिटेन में क्लीमेंट इटली की सरकार आई, लेबर पार्टी की सरकार आई थी, और उसने भेजा हुआ था किसको? माउंट बेटन को भेजा हुआ था। माउंट बेटन को भेजा हुआ था कि जाके मामला को सुलझा के आना था। तो माउंट बेटन ने पूरी तरीके से प्लानिंग किया हुआ था कि आराम से सुलझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय भारत में जिस तरीके से अस्थिरता या फिर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो चुकी थी, जगह जगह हिंसा हो रही थी, तो फिर आनन फानन में यहाँ पे देखेंगे 3 जून को, 3 जून को यहाँ पे, ठीक है, कह सकते हैं कि जो योजना यहाँ पे लाई गई थी माउंट बेटन के द्वारा ही यहाँ पे लाई गई थी, जिसको यहाँ पे डिकी बर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। डिकी बर्ड माना जाता है एक माउंट बेटन का बचपन का में भी नाम होगा, यूपीएससी ने भी सवाल को पूछा हुआ था। तो 3 जून 1947 को लाया जाएगा, और इसमें द्विराष्ट्र का सिद्धांत होगा, तो नेहरू के द्वारा तो विरोध यहाँ पे किया ही जाएगा। बाकी सारी चीज़ें देखेंगे तो फिर आगे चल के, चूँकि विरोध करने से तो कुछ होगा नहीं है, फाइनली यहाँ पे लास्ट डिसीजन था माउंट बेटन का, और 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति भी इसमें मिल गया कि कोई दिक्कत नहीं, 15 अगस्त को यहाँ पे, ठीक है, दोनों यहाँ पे सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे और इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? कि प्रारूप समिति के 7 जो सदस्य थे, अक्सर एग्जाम यही अटैक करता है। 7 सदस्य मुझे ऐसे ही क्लियर है, जैसे कि इसमें 2 नाम तो यहीं पे है, एन गोपाल स्वामी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अम्बेडकर हो जाएगा, के एम मुंशी हो जाएगा, मोहम्मद सादुल्ला हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो बी एल मित्र, डी पी खेतान। तो 7 नाम आपको पूरी तरीके से हमेशा क्लियर होना चाहिए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी।